जी बेटा, आज हमने बेटा चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करना है। और आप जानते हैं कि हमने पिछला जो लेक्चर 19 पढ़ा था वो एसी जनरेटर पर ही पढ़ा था। अभी इस पर एक दो लेक्चर मजीद चलेंगे, फिर ये एसी जनरेटर कंप्लीट होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, टेक्निकल टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। इसको हमने बड़ी डिटेल में पढ़ना है, सीखना है, समझना है। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर चैप्टर नंबर ये लेक्चर नंबर 20 बेटा देखें, हमने 19 लेक्चर में ना 19 जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा है, हम इसकी कंस्ट्रक्शन हमने शुरू की थी और कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ तक पहुँचे थे स्लिप रिंग्स तक। ठीक है, हमने स्लिप रिंग्स तक पढ़ा था। कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, मैं ज़रा एक दफ़ा रिवाइज करता हूँ। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था आर्मेचर। एसी जनरेटर में सबसे पहले हमारे पास एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर क्या है? आर्मेचर इन शॉर्ट कॉइल वाले सिस्टम को कहते हैं। वो जो कॉइल होती है ना, कॉइल जिसने मैग्नेटिक फील्ड में घूमना है, वही तो आर्मेचर होता है। ये आप देखें डायग्राम में, ये जो कॉइल है ना, ये ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल है, दिस इज आर्मेचर। आप सादा लफ्ज़ों में यूं ज़हन में रखो। जारी बात है, ये तार किसी चीज़ पर तो लपेटी होती है ना, तो हम कह देते हैं कॉइल प्लस कोर मटेरियल। ये जो अंदर वाला मटेरियल है, कोर मटेरियल, इसके कम्बिनेशन को हम बेसिकली आर्मेचर कहते हैं। फिर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट के ज़रिए भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के ज़रिए भी हो सकता है। फिर हमारे पास इस कॉइल के दोनों सिरे जुड़े होते हैं दो रिंग्स के साथ। ये ऊपर वाला एक रिंग है, नीचे वाला एक रिंग है। ये दोनों रिंग एक लाइन में आते हैं, इनका सेंटर एक लाइन में होता है, इसलिए हम इनको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है, चूंकि ये किसी चीज़ के साथ स्लिप करते हैं मुसलसल, इसलिए हम इनका नाम रखा हुआ है स्लिप रिंग्स। ठीक है बेटा। चले, ये हमारे पास दो स्लिप रिंग्स होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आते हैं। इनका जो सेंटर है वो कॉइल के एक्सिस के अलोंग होता है। अब कॉइल के साथ ये रिंग जुड़े होते हैं, कॉइल घूमेगी तो रिंग भी घूमेंगे। ठीक है, उसके बाद जरा देखें इन रिंग्स का किसके साथ कनेक्शन है, आखिर किस चीज़ के साथ इन्होंने रगड़ खानी है, वो चीज़ कौन सी है? तो आंसर है वो है कार्बन बुरश। बेटा ये रिंग है, इसको हम कह लें दिस इज, ये बेटा एक रिंग R और एक R डैश है। इसी तरह से बेटा एक आपके पास कार्बन बुरश C कह लें, एक को C डैश कह लें। ऐसे ये हमने इनका ऐसे नाम रख दिया। ये ज़रा इंक गिर गई है, तो ज़रा एक मिनट। जी बेटा, तो ये आपके पास दो कार्बन बुरशीज हैं। अब ये जो दो कार्बन बुरशीज हैं बेटा, ये हम इसकी कंस्ट्रक्शन में फिर यहाँ पर लिख देते हैं। नंबर 4 पॉइंट पर हमारे पास क्या है, इनको कहना चाहिए स्टेशनरी कार्बन बुरशीज। स्टेशनरी कार्बन बुरशीज। जी बेटा, ये हमारे पास दो स्टेशनरी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी, कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी, रिंग भी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल के साथ ही जुड़े हुए हैं, तो रिंग भी घूमेंगे। लेकिन ये जो बाहर वाले दो कार्बन बुरश है ना, ऊपर और नीचे, ये दो बुरश है कार्बन के बने होते हैं। अभी बताता हूँ ये कार्बन के क्यों बने होते हैं। ये जो दो कार्बन के बुरश बने होते हैं ना, ये नहीं घूमते हैं, ये अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, जमे होते हैं ऐसे, इन्हें रोका होता है। क्यों? क्योंकि बाहर वाला जो एक्सटर्नल सर्किट है ना, एक्सटर्नल सर्किट जिसमें करंट प्रोड्यूस होगा बेटा, जिसमें करंट आएगा, इस कॉइल ने जो करंट बनाया है वो करंट बाहर तारों के जरिए तो आना है ना। ये जो हमारी सड़कों पर गलियों मोहल्लों में तारें जा रही हैं, इनमें करंट है। हमने अपने एक्सटर्नल सर्किट को स्टेबल करने के लिए, रोकने के लिए, वो कॉइल के साथ ना घूमे, हमने रिंग और एक्सटर्नल सर्किट जो तारे हैं उनके दरमियान स्टेशनरी कार्बन बुरश लगा दिए। कार्बन बुरश ऐसे रुके होते हैं, तो कॉइल घूमेगी, स्लिप रिंग इनके साथ रगड़ खाते जाएंगे, कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स के चेंज होने से EMF और करंट बनता जाएगा। वो करंट बेटा कार्बन बुरश से होता हुआ बाहर एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा।
और एक्सटर्नल सर्किट में जब हो जाएगा तो फिर वो बिजली हम इस्तेमाल करेंगे। तो कार्बन की एक फॉर्म होती है ग्रे, ये आपके पास ग्रेफाइट, जो कि कंडक्टर होती है बेटा, इसलिए हम कार्बन को यूज़ करते हैं क्योंकि कार्बन में कंडक्टिविटी, इसमें करंट कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से गुजर सकती है। ठीक है, एक तो ये वजह है। तो कार्बन बुशेस बेटा स्टेशनरी होते हैं, इन्होंने एक्सटर्नल सर्किट को स्टेशनरी तो कार्बन बुशेस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं स्टेशनरी कार्बन बुशेस, ताकि हमारा एक्सटर्नल सर्किट, अगर मैं ये तारें जो हमारी बाहर वाली तारें, अगर मैं डायरेक्ट स्लिप रिंग के साथ इनको जोड़ दूं, डायरेक्ट स्लिप रिंग के साथ जोड़ूं, तो स्लिप रिंग कॉइल घूमेगी, स्लिप रिंग घूमेंगे, हमारी जो बाहर वाली तारें हैं वो भी घूमना शुरू हो जाएंगी और वो लिपटना शुरू हो जाएंगी ऐसे। इसलिए बेटा बाहर वाली जो मेन तारें होती हैं ना, जिनसे बिजली हमने हासिल करके लोगों तक पहुंचानी है, वो नहीं घूमती हैं, तो रास्ते में एक जरिया आता है कार्बन का। ठीक है, अच्छा कार्बन ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, कार्बन के ब्रश, हम किसी और मटेरियल को क्यों यूज़ नहीं कर सकते, आखिर क्या रीज़न है? तो बेटा याद रखना है, ये यूटी में एक इंजीनियरिंग है, पीयू में भी है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, उसमें मटेरियल्स को पढ़ाया जाता है, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई जाती हैं कि फलां मटेरियल किस तरह की प्रॉपर्टी रखता है, उसमें क्या चीज़ है, इसको किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। कार्बन की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि इट हैज़ गुड वियर रेजिस्टेंस, वियर रेजिस्टेंस। अच्छा, वियर रेजिस्टेंस क्या होती है? वियर रेजिस्टेंस, कार्बन की वियर रेजिस्टेंस बड़ी अच्छी होती है। वियर रेजिस्टेंस होती है शेप के चेंज होने के खिलाफ, जो इसमें ताकत है वो बड़ी अच्छी होती है। कोई चीज़ अगर कार्बन से मुसलसल रगड़ खाती जाए ना, कार्बन से कोई भी चीज़ अगर मुसलसल रगड़ खा रही है तो बेटा कार्बन की शेप नहीं बदलेगी, ये जल्दी घिसेगा नहीं। वियर, वियर कहते हैं टूटने को, फूटने को, शेप बदलने को वियर कहते हैं। गुड वियर रेजिस्टेंस, ये अपनी शेप के चेंज होने के खिलाफ इसमें जो मज़ाहमत है वो बड़ी अच्छी होती है। कोई चीज़ अगर कार्बन से मुसलसल रगड़ खा रही है ना, तो कार्बन कितनी देर तक अपनी शेप को बरकरार रखेगा, इसकी शेप नहीं घिसेगा, नहीं इतनी जल्दी घिसेगा नहीं। देखो ना, आपने 24 घंटे इतने बड़े बड़े कॉइल, बड़े बड़े स्लिप रिंग्स हैं, उनको आप घुमा रहे होते हो, वो स्लिप रिंग कार्बन के साथ 24 घंटे रगड़ खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। तो अगर कोई और मटेरियल हो तो वो घिस घिस के वो तो ख़त्म हो जाए, पता चले कि सुबह को लगाया था कि रात को ख़त्म हो गया, वो घिस ही गया, सारा ख़त्म हो गया मटेरियल। इसलिए हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी वियर रेजिस्टेंस, अपनी शेप के बदलने के खिलाफ जो ताकत है, जो मज़ाहमत है, वो अच्छी होनी चाहिए उसमें। तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी है, कार्बन एक ऐसा मटेरियल है, इसमें खासियत है कि इट हैज़ गुड वियर रेजिस्टेंस, इसकी वियर रेजिस्टेंस बड़ी अच्छी होती है। ठीक है बेटा, इसलिए हम कार्बन को इस्तेमाल करते हैं। और कार्बन जो बुरशीज होते हैं ये स्टेशनरी होते हैं, क्यों? क्योंकि हमने अपने एक्सटर्नल सर्किट को स्टेशनरी बनाना है। हम डायरेक्ट उसे स्लिप रिंग के साथ नहीं जोड़ सकते, बाहर वाली तारों को स्लिप रिंग से नहीं जोड़ेंगे, वो घूमना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो हमारे एक्सटर्नल सर्किट को रोक के रखे। तो कार्बन बुरशीज अपनी जगह पर ऐसे खड़े रहते हैं, जाम होते हैं, फिक्स होते हैं। स्लिप कॉइल घूमेगी, स्लिप रिंग इनके साथ मुसलसल रगड़ खाते जाएंगे, बिजली बनती जाएगी, वो करंट कार्बन से होता हुआ बाहर तारों में जाएगा, वो तारें हमारे घरों में आएंगी, उस बिजली को हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कार्बन के साथ चूंकि रिंग मुसलसल रगड़ खा रहे होते हैं 24 घंटे, इसलिए कार्बन की वियर रेजिस्टेंस बड़ी अच्छी है, इसके साथ ये इतनी जल्दी घिसता नहीं है, छोटा नहीं होता, बड़ी देर तक ये अपनी शेप को, शक्ल सूरत को बरकरार रखता। ठीक है बेटा, ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन एसी जनरेटर की। चलिए अब हम इसकी आगे मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। जी बेटा, मैथमेटिकल डेरिवेशन। एसी जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, उस ईएमएफ का फार्मूला हमने ड्राइव करना है, उस इंड्यूस ईएमएफ के फार्मूले को हमने निकालना है। जी बेटा, अब इसके लिए ना यहाँ से ज़रा कुछ पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं। तो बेटा ये आपके पास एक डायग्राम मैंने बनाई हुई है। हम इस डायग्राम में देखें, ये मेरे पास एक मैग्नेट है,
ये सेंटर में मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको हमने आर्मेचर का नाम दिया था। ये इसकी रॉड लगी होती है शाफ्ट, और इसके आगे टरबाइन लगी होती है, ये पंखे के पर लगे होते हैं, ऊपर से पानी फेंकते हैं, ये राड घूमती है। राड घूमेगी तो ये कॉइल भी इसके साथ घूमेगी, स्लिप रिंग घूमेगी, कार्बन के साथ स्लिप रिंग मुसलसल इन कॉन्टैक्ट है, टच है, तो फ्लक्स के चेंज होने से, एंगल के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से फैराडे लॉ के मुताबिक इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट फ्लो करेगा, उस करंट को हम बाहर हासिल करते हैं। ठीक। अब एसी जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसी के फार्मूले को तो हमने ड्राइव करना है। जी बेटा, अगर मैं इस कॉइल को ऊपर से देखूंगा, देखो सामने से किसी भी चीज को जब आप देखते हो ना सामने से, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको सामने से देखोगे तो उसको चार कोने आपको नजर आ रहे हैं, चार साइडें, एक साइड, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये चार साइडें आपको उसकी नजर आ रही हैं। अगर मैं इस कॉइल को ऊपर से देखूंगा ऐसे ऊपर से, तो मुझे सिर्फ ऊपर वाली एक साइड नजर आएगी ऐसे, ये ऊपर से। बस बेटा आप यूं देख लें कि ये आप सामने से देखें, इधर से आप इसका टॉप वाला हिस्सा, तो आपको सिर्फ यही साइड नजर आएगी ना, ये वाली, बस, बाकी नीचे तो कुछ और नजर नहीं आ रहा। इसको कहते हैं टॉप व्यू। जब हम इसका टॉप व्यू लेंगे ना तो हमें सिर्फ ऊपर से एक से, वैसे तो इसकी चार साइडें हैं, ए बी सी डी, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से। जब हम इनको ऊपर से देखेंगे तो इसका टॉप व्यू अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो वो किस तरह बनेगा, तो टॉप व्यू कुछ इस तरह से बनेगा। ये मुझे ऊपर से सिर्फ ये साइड नज़र आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऊपर। जब मैं ऊपर से देखूँगा तो सिर्फ एक ही साइड नज़र आएगी ना मुझे, एक साइड। ये ऐसे, ये कॉइल है, चूँकि ये मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है इसलिए इसको थोड़ा तिरछा बनाया जाता है ऐसे। ये इसका टॉप व्यू है, टॉप। और ये कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, एंड अपने एक्सिस के गिर्द, कोई भी एक्सिस है तो ये अपने एक्सिस के गिर्द कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। अब अक्सर बच्चे परेशान रहेंगे, सर एंटी क्लॉकवाइज क्यों? बेटा कोई मसला नहीं है, हम घुमा रहे हैं पानी फेंक कर, जिधर मर्जी घुमा दो। वो आप देखो जनरेटर में रोटेशन इनपुट है, इनपुट ये हमने देनी है बेटा, उसने बिजली, उसने करंट हमें आउटपुट में देना है, तो रोटेशन तो हमारे ज़िम्मे है ना, हम जिधर मर्जी कॉइल को घुमा दें। तो लेट सपोज, एक लम्हे के लिए आप सपोज करें कि हम अपनी इस कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ से ये कॉइल ये ऐसे घूमेगी ना बेटा, ये इधर से ऐसे, ये साइड इसकी ऊपर की तरफ है, ये साइड की वेलोसिटी अगर देखेंगे तो नीचे की तरफ है ऐसे, और ठीक है ना, तभी तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये मेरे पास सपोज कि ये कॉइल है, जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, अब गौर से देखना, गौर से, इसका टॉप व्यू ऊपर से देखूंगा तो ये साइड नजर आएगी, बस ये वाली, ये मुझे ऊपर से ये वाली नजर आ रही है, ये देखें आपको सिर्फ ये साइड नजर आ रही है। ठीक है, हमने इसे घुमाना है पानी फेंककर एंटी क्लॉकवाइज, ये घूम रही है। अब चले कोई भी जरिया है, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है, जब ये घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला सिरा, गौर से बेटा, ये वाला सिरा किधर को जाएगा, अंदर को, ये वाला सिरा किधर को जाएगा, बाहर को, तभी तो ये घूमेगा ऐसे, इधर से अंदर, इधर से बाहर, इधर से अंदर, इधर से बाहर, ये ऐसे घूमेगी। तो मैंने आपको बताया कि ये कॉइल घूम रही है, तो इधर से ये सिरा इसका ऊपर की तरफ, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस पॉइंट पर ये अंदर की तरफ होगी, और यहाँ पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, तो आंसर है इस पॉइंट पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो आपके पास, इसको ख़त्म कर देना ये लाइन को, हाँ जी, और वेलोसिटी की बेटा इस साइड पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बाहर की तरफ, यानी नीचे की तरफ होगी, ये यहाँ पर ऐसे, इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, इधर से वेलोसिटी अंदर की तरफ है, इधर से वेलोसिटी बाहर की तरफ है ऐसे। ठीक, अच्छा, अब बड़े गौर से बेटा हम ईएमएफ मैथमेटिकल, यानी इस कॉइल के अंदर फ्लक्स के चेंज होने से जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसका फार्मूला हमने निकालना है। तो बेटा शुरू की डेरिवेशन इसको बड़ी अच्छी तरह समझनी पड़ेगी, थोड़ी टेक्निकल। अब देखें, आप जानते हैं ईएमएफ है क्या? मोशनल ईएमएफ के टॉपिक में मैंने आपको बताया था, मोशनल ईएमएफ में मैंने शुरू में समझा दिया था कि असल में इंड्यूस ईएमएफ भला क्या है, होती कैसे है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कंडक्टर कोई मूव करता है ना,
तो असल में उस कंडक्टर के अंदर चार्जेस मूव करते हैं। और आपने 14 चैप्टर में पढ़ा था कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगी, और उस फोर्स का फार्मूला आपने बेटा पढ़ा हुआ है, वो क्या है? उस फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी है। और हमने पढ़ा था मोशनल ईएमएफ में बेटा ईएमएफ जो इंड्यूस होती है, जो ईएमएफ इंड्यूस होगी मोशनल ईएमएफ, उसका फार्मूला क्या था? उसका फार्मूला था एल वी क्रॉस बी। ठीक है जी। कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में हिले मूव करे तो उस चार्ज पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है जिसका फार्मूला F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी है। और जारी बात है जब फोर्स लगती है ना तो चार्जेस सेपरेट होते हैं, पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एक तरफ। ये जो चार्ज सेपरेट होते हैं ना फोर्स लगने से, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाते हैं, एक पॉजिटिव सिरा एक नेगेटिव सिरा, इसको ईएमएफ कहते हैं। तो बेटा याद रखना ये जो मोशनल इंड्यूस ईएमएफ होती है ये बेसिकली फोर्स की वजह से होती है। ये जो चार्जेस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है ना वो असल में चार्जेस को सेपरेट कर देती है। सारे पॉजिटिव एक तरफ सारे नेगेटिव एक तरफ चले जाते हैं। पॉजिटिव फोर्स ऊपर लगी है तो नेगेटिव पर फोर्स नीचे लगेगी, एक सिरा पॉजिटिव एक सिरा नेगेटिव, दिस इज ईएमएफ। यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को, इस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? इसी को तो ईएमएफ कहते हैं। अच्छा, वो जो चार्जेस सेपरेट होते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड में, उन पर जो फोर्स लगती है उसका फार्मूला क्या है? क्यू वी क्रॉस बी। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा? ये वाला सिरा इधर नॉर्थ था, हाँ जी, और इधर बेटा साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होंगी। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नजर आ रहा है नीचे से? मैं देख लूँ ज़रा एक दफ़ा। जी बिल्कुल ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपको मिल गई, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी मिल गई। ठीक है, अब अगर आपने देखना है ना कि इस कॉइल में किस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगी, चार साइडें हैं, चारों में से किस साइड में ईएमएफ इंड्यूस होगी, किस में नहीं होगी। कौन सी साइड है, किस में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है और किस में ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही है, ये आपने अब पता लगाना है बेटा। तो हमारे पास डायरेक्शंस आ गई हैं, फार्मूले मौजूद हैं। मैं अपनी इस पूरी कॉइल को सिर्फ समझाने के लिए, देखिए ये टॉपिक वैसे समझ नहीं लगता, मैं आपको समझाने के लिए ना इसका एक बड़ी बेहतरीन और आसान सी एग्जांपल दूंगा। मैं अपनी इस रेक्टेंगुलर कॉइल को दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ। ये सेंटर से मैंने ब्लेड चला दिया, सेंटर से ब्लेड चला दिया, तो मेरा क्या होगा? आधी कॉइल, ये देखिए आधी कॉइल ऐसे आ गई बेटा, आधी कॉइल ऐसे आ गई। मैंने सेंटर से तोड़ दिया ना, ये सेंटर से इसको तोड़ दिया। चलिए मैं ज़रा थोड़ा बेहतर करता हूँ, ये ऐसे बना देते हैं। आधी कॉइल एक तरफ आ गई, आधी कॉइल मेरी दूसरी तरफ आ गई। ठीक हो गया। मैंने अपनी इस कॉइल को दो हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, यानी ये सेंटर है, इस सेंटर से आधा हिस्सा इधर है और इस सेंटर से आधा हिस्सा इधर। अब आपने यूं समझे सिर्फ दो डायरेक्शंस निकालनी है, वी क्रॉस बी। आपको पता है ना वी क्रॉस बी, इस साइड पर वी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, और इस साइड पर वेलोसिटी बिल्कुल ऑपोजिट है, नीचे की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही है अभी। अब आपने ये दो डायरेक्शंस निकालनी है, तो असल में आपको इस पूरी रेक्टेंगुलर कॉइल में पता चल जाएगा कि हमारी जो फोर्स लग रही है ना, जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में हिलेगी, मूव करेगी, घूमेगी, तो इस कॉइल के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं उन पर फोर्स लगेगी, वो फोर्स किस सिमत में लगेगी ये पता चल जाएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है बेटा? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो ज़रा इसकी डायरेक्शन को हम इस्तेमाल करते हुए यहाँ से फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स ज़रा यहाँ से बेटा डायरेक्शन इसकी निकाल लो। V भी आपको पता है, B भी पता, और इनके दरमियान ये एंगल थीटा भी आपको पता है। ठीक है जी। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में आपको एंगल थीटा भी पता है। जी बेटा, आपने अपनी इस पूरी रेक्टेंगुलर कॉइल को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। आधा हिस्सा जिसमें वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, बाकी आधा हिस्सा जिसमें वेलोसिटी नीचे की तरफ है। तो अब ज़रा आपने देखना है इस कंडक्टर के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हम फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर ही तो डिस्कस करते हैं, ऐसे। ठीक है बेटा, अब हमने देखना है कि आधे हिस्से में फोर्स, इस कॉइल के आधे हिस्से में फोर्स किधर लग रही है? ये साइड ए थी कॉइल की, ये बी थी, ये सी थी और ये डी थी।
हमने देखना है कि आधे हिस्से में फोर्स किधर लग रही है, बाकी आधे हिस्से में फोर्स की डायरेक्शन किधर है। तो हमारे पास रूल है राइट हैंड रूल बेटा, V क्रॉस B वाला रूल। तो V क्रॉस B ज़रा लगाए जी इस साइड पर, ये देखें ज़रा बड़े ध्यान से, ये वाली जो साइड है इस पर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, ये अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। ये आपने V से V को B की तरफ घुमाना है, ये वेलोसिटी अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अपनी फिंगर्स को V क्रॉस B, अपनी फिंगर्स को बेटा V से B की तरफ घुमाएं। ये V है, V से B की तरफ जब मैं अपनी फिंगर्स को घुमाऊंगा तो थंब किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। तो इस कॉइल का ये जो आधा हिस्सा है ना, ये वाला राइट साइड वाला, इस पर फोर्स लग रही है नीचे की तरफ। और ठीक है ना, किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज होते हैं उन चार्जेस पर फोर्स अगर आपने निकालनी है डायरेक्शन, तो फार्मूला है, डायरेक्शन का रूल भी है जी। क्या रूल है डायरेक्शन का, V क्रॉस B वाला। तो बेटा V क्रॉस B से हम फोर्स की डायरेक्शन, चार्जेस पर जो फोर्स लग रही है उस फोर्स की डायरेक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए V किधर है, B किधर है, सिर्फ फिंगर्स को घुमाना है आपने। तो मैंने अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड फिंगर्स को, ये पहला वेक्टर वेलोसिटी V है, दूसरा B है। तो ये देखें वेलोसिटी अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। तो मैंने अपनी फिंगर्स को V से B की तरफ घुमाया है, तो थंब किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। तो बेटा इस कंडक्टर के इस हिस्से पर जो फोर्स लग रही है वो किधर लग रही है, तो आंसर है देखें, ये जो राइट साइड वाला हिस्सा है इस पर फोर्स, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो हमने निकाली है राइट हैंड रूल से, वो नीचे की तरफ। ये फोर्स नीचे की तरफ, 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 ये है फोर्स। ठीक हो गया। तो फोर्स की डायरेक्शन देखें, कॉइल के आधे हिस्से में हमने निकाली, चार्जेस पर, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ है। तो सारी बात है नेगेटिव पर ऊपर की तरफ लगेगी, इधर जो नेगेटिव होगा उस नेगेटिव पर फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, हम सिर्फ एक ही देखते हैं ना, मेन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बेटा कॉइल के आधे हिस्से पर जो फोर्स की डायरेक्शन लगी है वो किधर लगी है, तो आंसर है नीचे की तरफ। ठीक हो गया। दूसरे आधे हिस्से पर देखो वेलोसिटी बदल गई, ऑपोजिट हो गई है ना। ऊपर वाले वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी, इस सिरे पर वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। जब एक वेक्टर ऑपोजिट हो जाता है तो फोर्स की डायरेक्शन भी तो ऑपोजिट हो जाएगी ना। और बेटा V क्रॉस B है, V क्रॉस B, जब वेलोसिटी ऑपोजिट होगी तो फोर्स भी ऑपोजिट हो जाएगी। तो यहां पर भी आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ये तो सादा है। जब एक वेक्टर ऑपोजिट हो जाता है तो उसकी डायरेक्शन भी क्रॉस प्रोडक्ट में ऑपोजिट हो जाती है। तो दूसरे हिस्से में चूंकि वेलोसिटी ऑपोजिट है, तो यहां पर अगर इस हिस्से में फोर्स नीचे की तरफ लगी है तो इस कॉइल के बकिया दूसरे हिस्से पर फोर्स किधर लगेगी, तो आंसर है ऊपर की तरफ। ये फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है बेटा, पता चल गया। जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी तो असल में इस कॉइल के अंदर जो चार्जेस हैं वो चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, जिसकी डायरेक्शन हम V क्रॉस B से F = V क्रॉस B से निकाल सकते हैं। हमने बेटा निकाल के देखी, कॉइल के आधे हिस्से में फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, V क्रॉस B से, ये V ये B, V से B की तरफ लाया तो थंब नीचे की तरफ है, V क्रॉस B, तो थंब नीचे की तरफ है। इधर से देखें ये वेलोसिटी और इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो V से B की तरफ फिंगर्स घुमाओगे तो थंब नीचे आ रहा। तो आधे हिस्से पर फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है चार्जेस पर जो लग रही है, बाकी आधा जो हिस्सा है उस पर फोर्स की डायरेक्शन ऊपर होगी फिर, क्योंकि वेलोसिटी ऑपोजिट होगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ लगी आपको। तो ये जो हमारा लेक्चर नंबर 20 है इसको हम यहाँ तक रखेंगे। इससे आगे बेटा हम इंशाल्लाह इसकी जो डेरिवेशन वाला मेन हिस्सा, मेन काम अब आप समझ चुके हो, अब आगे हमने फार्मूला ही ड्राइव करना है। बकिया जो बेटा हम इसका टॉपिक रह गया है, लेक्चर रह गया, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। कहीं से अगर समझ ना लगे तो बार बार वीडियो को देखें, चीज़ें वही हैं जो आप पढ़ चुके हो, उसी को आगे आगे यूज़ करते जा रहे हैं। बार बार वीडियो को देखो, समझो। अगर फिर भी समझ ना लगे तो डिस्कशन में आप मुझसे ज़रूर पूछें, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझे बगैर नहीं जाने देना। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।